हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th बुक सेकंड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब आपका थॉरोली रीडिंग करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में हमें करनी होगी स्मार्ट प्रिपरेशन। और स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए हम पढ़ेंगे आज चैप्टर की समरी। यानी हम पूरे चैप्टर्स को लाइन टू लाइन ना पढ़कर हम उसको शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, और इससे आपके एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होंगे। तो कृपया मेरी वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कभी ना भूलें। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको चैप्टर कैसे अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। 200 साल की गुलामी के बाद हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे ऊपर 200 सालों तक, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया था। तो ऐसी आज़ादी प्राप्त करने के बाद, इनसे आज़ादी प्राप्त करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। और इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इससे आपका एक नंबर के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया था। और उस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट और ट्रस्टी विद डेस्टिनी, इन दोनों में से किसी भी एक नाम, कोई भी एक नाम आ सकता है। उन्होंने अपना भाषण जो दिया था वो इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो लेकिन इस आज़ादी के साथ ही देश की जनता को भी देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। अब लोगों के सामने आज़ादी की खुशी तो बहुत ज़्यादा थी कि वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, परंतु उन्हें बहुत बड़ा गम भी था कि वो अब उनका आज़ादी के बाद भारत देश, उनका हिंदुस्तान देश विभाजित हो रहा है दो भागों में। क्योंकि मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी कि हमें द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहिए, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की उन्होंने मांग रखी कि हमें हिंदुस्तान के दो भाग करने हैं। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान दो कौमों का देश है, यानी हिंदू और मुस्लिम, तो दोनों कौमों में हिंदुस्तान को बांट दिया जाना चाहिए। उनकी मांग थी कि हमारा अलग मुस्लिम लोगों का, हमारा अलग पाकिस्तान होना चाहिए। तो इसी मांग को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये मांग पूरी तो हुई, परंतु बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। तो इसीलिए इस सन को, यानी 1947 का वर्ष भयंकर हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष भी कहलाया था, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क रही थी। आज़ादी मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा हिंसा थी। और विस्थापन की त्रासदी का साल इसलिए कहा जाता है, विभाजन के बाद बहुत लोगों को विस्थापन करना पड़ा था, अपने घरों से बेघर होना पड़ा था 80 लाख लोगों को। तो इसीलिए इसे भयानक हिंसा और त्रासदी का साल भी कहा जाता है। इससे आपका क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब विभाजन हुआ तो इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। भारत का आधार, यानी सॉरी, आधार विभाजन का आधार क्या रखा गया कि किस आधार पर इस इंडिया को बांटेंगे दो पार्ट में। तो राजनीतिक नेताओं ने बोला कि भारत का विभाजन का आधार रखना चाहिए धार्मिक बहुसंख्यक, यहाँ पर, यानी जिस धर्म के जहाँ ज़्यादा लोग हैं, वहाँ, जैसे हिंदू धर्म के जहाँ ज़्यादा लोग हैं वो हिंदुस्तान होगा, और जहाँ मुस्लिम धर्म के ज़्यादा लोग हैं वो पाकिस्तान होगा। परंतु विभाजन की घोषणा के पश्चात सभी लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब घोषणा तो कर दी गई कि जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पाकिस्तान है, और जहाँ ज़्यादा हिंदू है वो वहाँ इंडिया है, और जहाँ ज़्यादा मुस्लिम है वहाँ पाकिस्तान है। परंतु लोगों के सामने ये बहुत ज़्यादा कठिनाई आई, क्योंकि उन्हें क्लियर नहीं किया गया कि किस क्षेत्र में कौन से लोग ज़्यादा हैं। जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ, ये स्पष्ट नहीं किया गया। क्योंकि हिंदुस्तान के पूर्व और पश्चिम की ओर, पूर्व की तरफ ज़्यादा मुस्लिम थे और पश्चिम की तरफ ज़्यादा मुस्लिम थे। तो मुस्लिम बहु क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे कि पूर्व की ओर जाना चाहिए या पश्चिम की ओर जाना चाहिए। उन लोगों के सामने बहुत बड़ी कठिनाई यही थी। दूसरी लोगों के सामने क्या समस्या थी? पंजाब व बंगाल का विभाजन, क्योंकि पंजाब और बंगाल
पंजाब पश्चिम की तरफ और बंगाल पूर्व की तरफ पड़ने वाले दो राज्य थे। और इन दोनों ही क्षेत्र में, इन दोनों ही राज्यों में गैर मुस्लिम बहुत अधिक संख्या में थे और उनका विभाजन, इन दोनों राज्यों का विभाजन बहुत ज्यादा दर्दनाक समझा गया। लोगों के सामने कठिनाई ये भी हुई कि उन्हें सीमा रेखा के दोनों ओर जो अल्पसंख्यक थे उनको हिंसा का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो भी ज्यादा परेशान थे कि कहीं उन्हें बहुसंख्यक ना परेशान करे, और जो हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक थे वो भी बहुसंख्यकों से परेशान थे। ऐसे में उन्हें अपनी जान का खतरा था। अब लोगों के सामने जो कठिनाई आई उसके बाद परिणाम भी निकला। विभाजन तो हुआ, विभाजन के साथ लोगों को समस्याएं भी पैदा हुई। फिर उसके बाद परिणाम ये निकला कि यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। जो विभाजन था वो बहुत ही ज्यादा अनियोजित, यानी कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से नियोजित तरीका नहीं था भारत को विभाजित करने का। और स्थानांतरण भी करना पड़ा लोगों को, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। तो इसीलिए विभाजन का परिणाम क्या निकला? हत्या, मारपीट, धार्मिक घृणा, यानी लोग आपस में धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या करने लगे, मारपीट करने लगे, स्पेशली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा था। तो 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। विभाजन का परिणाम क्या निकला कि जो 5 से 10 लाख लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, और 80 लाख लोग बेघर हो चुके थे, उन्होंने अपना घर छोड़कर शरणार्थी बन गए थे। और 1951 में, यानी 1951 में 12% मुस्लिम लोग ही भारत में केवल रह गए थे। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि भारत और इंडिया, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार उन्हें लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब केवल चुनौती विभाजन तक ही सीमित नहीं थी, चुनौती विभाजन के बाद आई कि अब भारत को किस तरह एक किया जाए। भारत दो भागों में तो बट ही चुका था। अब जो रह गया, यानी अब जो हिंदुस्तान था, उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे विकास किया जाए, उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए, एकीकृत किया जाए, ताकि भारत के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। तो ऐसे में राष्ट्र निर्माण की चुनौती अहम आती है। यानी राष्ट्र का निर्माण किस तरह किया जाए, अब ये चुनौती सभी के सामने थी। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। यानी भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो ऐसे में राजनीतिक नेताओं के सामने चुनौती थी कि अब इस हमारे वर्तमान भारत को, जो आज़ादी प्राप्त कर चुका था, इस वर्तमान भारत को किस प्रकार हम एकता के सूत्र में बांधे रखें, क्योंकि भारत में अभी भी रजवाड़े थे और उनकी संख्या थी 565, और भारत का अन्य क्षेत्र भी था रजवाड़े, अर्थात जो क्षेत्र राजाओं के नियंत्रण में थे। तो अब भारत के राजनीतिक नेताओं के सामने चुनौती थी कि किस प्रकार इन रियासतों का विलय भारत के साथ कराया जाए। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती, सबसे पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसको किस तरह एक किया जाए जिसमें सभी लोग एक समान हो और एकजुटता से भाईचारे के साथ रहें, उसके लिए किस तरह क्या समाधान निकाला जाए, यह उनके सामने चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। राष्ट्र नेताओं के सामने दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना था कि लोकतंत्र को किस तरह स्थापित किया जाए, किस तरह संसदीय रूप से लोकतंत्र को स्थापित करके एक सुचारू संविधान के अनुसार सरकार चलाई जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी। तीसरी समस्या थी एक समान विकास, यानी सभी क्षेत्र, यानी सभी विशेष क्षेत्र का, सभी प्रकार के क्षेत्र का, सभी समाज का एक समान विकास होना चाहिए। उनकी तीसरी चुनौती थी कि कोई भी तबका, कोई भी समाज ऐसा ना रह जाए जिसका विकास ना हो पाए। तो
राजनीतिक नेता इस प्रकार विकास करना चाहते थे जिससे समाज कल्याण हो, लोगों का जनहित कल्याण हो। इसके लिए अब सरकार की रियासतों को भारत में विलय करने की भी चुनौती आ खड़ी हुई थी। अब ये 3 चुनौती तो थी भारत के सामने, है ना? अब उसके बाद भारत के सामने चुनौती आई कि हमारा जो ये भारत देश है, हम एक कैसे करेंगे इसको? एक करने के लिए हमें सबसे पहले रियासतों को, जितने भी रजवाड़े हैं, उनको अपने भारत में मिलाना होगा। क्योंकि रजवाड़ों को जब ब्रिटिश हमारे भारत देश से चले गए थे तो उन्होंने रियासतों को आज़ादी दे दी थी। उन्होंने रियासतों को यानी रजवाड़ों को बोला था कि या तो तुम स्वतंत्र रह सकते हो, या तुम पाकिस्तान या फिर भारत। ये 3 बात बोली थी कि रजवाड़ों की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, या तो वो अलग राष्ट्र बनाना चाहें अपने तो अलग राष्ट्र बना सकते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, भारत में मिलना चाहें तो वो भारत में मिल सकते हैं। परंतु ऐसे में भारत के राजनीतिक नेताओं को डर था कि कहीं रियासतें इस आज़ादी का फायदा उठाकर भारत को अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में ना बांट दें। अगर भाई यदि कोई भी रजवाड़ा, कोई भी रियासत, रजवाड़े रियासत एक ही बात होती है जिस पे राजा का नियंत्रण होता है। ठीक है? ऐसा क्षेत्र होता है ये जिस पे राजा का नियंत्रण होता है। तो कोई भी रजवाड़े कहीं भारत की जगह पाकिस्तान में ना मिल जाए, तो इसीलिए राजनीतिक नेताओं को डर था कि यूं हुआ या फिर कोई रियासत खुद स्वतंत्र राष्ट्र बनाने लगी तो ऐसे में भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो देसी रियासतों को एक करने के लिए, उन्हें अपने भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत अच्छा भूमिका निभाते हुए, बहुत प्रयत्न करते हुए उन्होंने रियासतों को एक भारत में विलय करा ही लिया। परंतु जो 3 रियासतें थी, टोटल रियासतें यानी टोटल रजवाड़े थे 565। इनमें से ये 4 रियासतें हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 4 रियासतें भारत में विलय करने से इनकार कर रही थी। परंतु फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से, अपने ज्ञान से इन तीनों ही रियासतों को अपने भारत में मिला लिया था, परंतु कश्मीर को मिलाने में वो असमर्थ रह गए थे। रजवाड़ों के विलय के बाद भी समस्या हल नहीं हुई थी। अब समस्या थी, अब रजवाड़े भी मिला दिए, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि पहले थी विभाजन की समस्या, विभाजन हो गया पाकिस्तान और इंडिया में। अब विभाजन के बाद थी ये 3 समस्या कि ये लोकतंत्र कैसे स्थापित करे, लोगों को एक कैसे करे, है ना? उसके लिए लोकतंत्र स्थापित, लोगों को एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों को भी मिला लिया था ताकि भारत एक हो जाए, और ये सारी रियासतें एक हो गई थी, भारत के साथ इन्होंने विलय कर लिया था। अब आती है, भारत भी बन गया, अब तो पूरा भारत क्षेत्र बन गया जब रियासतों ने विलय किया। अब बात आती है कि राज्य की सीमा निर्धारण, यानी कि राज्य की जो सीमा है वो किस तरह से निर्धारित होगी, यानी भारत में राज्य किस तरह बनेंगे। तो राजवाड़ों के विलय के बाद भी समस्या हल नहीं हुई और अब समस्या थी भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती, यानी भारत में जो भी प्रांत थे उनको किस तरह उनकी सीमा को तय किया जाए। जैसे आज भी जानते हैं आप, दिल्ली, हरियाणा, हर एक स्टेट का बॉर्डर अलग अलग होता है, मतलब बॉर्डर लाइन होती है। तो इस तरह उस बॉर्डर लाइन को बनाने के लिए उस समय चुनौती थी कि किस आधार पर हम ये बॉर्डर लाइन तय करें। तो राष्ट्र सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। तो भाई राष्ट्र सरकार बोल रही है कि हम सीमा का निर्धारण करेंगे केवल भाषा के आधार पर, जिस भाषा के लोग हैं वो अलग, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। परंतु कुछ नेताओं को चिंता थी कि भाई ये भाषा के आधार पे राज्य बनाना उचित नहीं रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, खतरा हो सकता है लोगों को, भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से हिंसा भी कर सकते हैं, ऐसे में लोगों के मन में भेदभाव का भी विचार आता है। तो उन्होंने, यानी राष्ट्र सरकार ने जब ये बात कही तो कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया था।
तो ऐसे में जब आंध्र प्रदेश था, तेलुगु भाषी इलाका यानी आंध्र प्रदेश ने मांग की कि हम जितने भी तेलुगु भाषी लोग हैं, हम अपने इलाके का एक नया राज्य बनाएंगे जिसे आंध्र प्रदेश कहा जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश ने तेलुगु भाषी लोगों ने यानी आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने अपना एक नया स्वतंत्र राज्य, अपना एक राज्य, नया राज्य बनाने की मांग की थी। और इसके लिए इन्होंने काफी संघर्ष भी किया था। आंध्र प्रदेश की मांग को पूरा करने के लिए कि हमारा एक आंध्र प्रदेश नया भाषाई राज्य होना चाहिए, तो उनके नेता कांग्रेस के, आंध्र प्रदेश के नेता कांग्रेस के नेता थे, गांधीवादी विचारधारा रखने वाले नेता पोटट्टी श्री रामुलु। पोटट्टी श्री रामुलु जो व्यक्ति थे, उन्होंने भूख हड़ताल की क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया कि हमें भाषा के आधार पर अपना राज्य बनाना है। तो ऐसे में भारत भूख हड़ताल करते हुए 56 डेज यानी 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद और ज़्यादा लोग भड़क जाते हैं और विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं, हिंसा करते हैं, सड़क पर उतर आते हैं। आखिरकार इन सभी चीज़ों से परेशान होकर लास्ट में सरकार यही निर्णय निकालती है कि आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया जाएगा। तेलुगु भाषी आधार पर बना हुआ राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1952 में दिसंबर में हुआ था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों की मांग उठ खड़ी हुई, यानी वो भी इसी प्रकार विद्रोह करने लगे, हिंसा करने लगे कि हम भी अपनी भाषा के आधार पर बनाएंगे। तो केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। केंद्र सरकार ने कहा कि यदि लोग इस प्रकार भाषा के आधार पर विद्रोह करने लगेंगे और नए राज्य की निर्माण करेंगे, नए राज्य की मांग करने लगेंगे, तो इससे से ज्यादा विद्रोह होगा और आपस में लोगों में हिंसा पैदा होगी, घृणा पैदा होगी। इसीलिए केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भाषा के आधार पर उन्होंने कहा कि अब हम राज्य बनाएंगे भाषा के आधार पर। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हुआ। याद रखें कि 1953 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, परंतु वो पास कब हुआ था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की थी और उनके साथ साथ अलग अलग वर्षों में इन राज्यों का भी निर्माण किया था। एक बार आप इन राज्यों को पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि 14 जून 2024 सबसे मेन है कि हमारा जो 29वां राज्य है तेलंगाना, वो 14 जून 2024 को गठित किया गया था। कब बनाया? 14 जून को 2014 तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और इस तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से ही अलग कर बनाया गया था। और दूसरा पॉइंट है हमारा 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटा दी गई थी मोदी जी द्वारा। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 370 धारा थी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में ये धारा हटाकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा चैप्टर समझ आया होगा। आप ध्यान से समझे इस वीडियो को और आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप MCQs और बड़े क्वेश्चन आंसर खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।